नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 1 अगस्त 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र के विभिन्न आलेखों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे और अंत में आज के प्रमुख तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। जब हम अवशिष्ट पर्वत की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से ये वो पर्वत होते हैं जो प्रारंभिक स्थिति में काफ़ी ऊंचाई पर एक तरह से इनका निर्माण हुआ रहता है, लेकिन लगातार अगर हम देखें तो अपरदन की जो स्थिति होती है उसके कारण इनकी जो ऊंचाई है उसमें गिरावट आती जाती है और अंतिम रूप में आप देखें वर्तमान में इनका जो बचा हुआ भाग है, जो शेष भाग है, वह प्रमुख रूप से मिलता है। और अपरदन अगर हम यहाँ पर देखें तो जल के माध्यम से, जैसे नदियाँ उत्तरदायी होती हैं, साथ साथ ग्लेशियर हो सकते हैं या हवा के माध्यम से हो सकता है। तो अलग अलग जो प्रकार है अपरदन के, वो इस प्रकार के पर्वतों की जो ऊंचाई है उसको लगातार घटाते रहते हैं। तो इस रूप में आज आपको इसका बचा हुआ अवशेष दिखता है, जिसको हम अवशिष्ट पर्वत के रूप में जानते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें, अरावली, गिरनार की पहाड़ियाँ, जावड़ी की पहाड़ियाँ और साथ साथ नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये सभी भारत में एक तरह से अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। तो चारों यहाँ पर सही हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है डी। 1, 2, 3 और 4 चारों सत्य हैं। आज का दूसरा प्रश्न हम देखते हैं और यह भी अरावली पर्वत श्रेणी के संदर्भ में है। अरावली पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मरुस्थल के प्रसार में प्रमुख अवरोध का कार्य करता है। प्रमुख रूप से गुजरात से प्रारंभ होते हुए राजस्थान के भागों से होते हुए इसका विस्तार है और जिस तरह से मरुस्थल का विस्तार हो रहा है भारत में, अगर हम देखें तो यह पश्चिम से पूरब की ओर हो रहा है। और प्रमुख रूप से अगर हम थार मरुस्थल की बात करें तो पश्चिम से पूरब की ओर ये जो विस्तार है, इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला को प्रमुख रूप से एक अवरोध माना जाता है। तो इस रूप में पहला कथन सत्य है। दूसरा, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो गुरु शिखर ध्यान रखें, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा, राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला की ढलानों से होता है। जब भी किसी विकल्प में सभी शब्द लगा होता है उसको आप ध्यान दें। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम राजस्थान में बहने वाली एक नदी चंबल का केवल उदाहरण देखते हैं, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मऊ के पास जनापाव पहाड़ियों में प्रमुख रूप से होता है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो चंबल जो राजस्थान से भी बहती है, लेकिन उसका उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला से नहीं होता है। इस आधार पर तीसरा विकल्प हमारा गलत हो जाता है। पहला और दूसरा विकल्प सत्य है, तीसरा असत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर है ए। केवल 1 और 2 सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला में जिस तरह से अवैध रूप में खनन की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं, माना जा रहा है कि इस पर्वत श्रृंखला के जो भी पारिस्थितिकी तंत्र उसको बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं और उनकी भरपाई तभी की जा सकती है या उनको तभी रोका जा सकता है जब सम्मिलित रूप में जिन जिन राज्यों में अरावली का विस्तार है सभी मिलकर इसके लिए प्रयास करेंगे। और इस रूप में अगर प्रयास होंगे तभी अरावली का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी रक्षा की जा सकती है। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं, अल नजह भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। तो ध्यान रखें, अल नजह अगर हम सैन्य अभ्यास की बात करें तो यह भारत और ओमान के बीच का प्रमुख रूप से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यहाँ पर आपका उत्तर है बी, ओमान। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि 13 दिनों की भारत और ओमान की सेनाओं के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो संचालित होने वाला है, जो अल नजह के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, इसका जो तीसरा संस्करण है उसको 2019 में संचालित किया गया था। कोविड की स्थितियों के कारण ये एक तरह से रुका हुआ था और अब इसका जो चौथा भाग है वो संचालित किया जा रहा है भारत में। इस युद्ध अभ्यास को राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 1 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में संचालित किया जाएगा। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं या हैं। पहला, कर्च जलडमरू मध्य अजोब सागर और काला सागर के बीच में, मैसेना जलडमरू मध्य अयोनियन सागर के साथ टायरियन सागर और डोवर जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल के साथ उत्तरी सागर। इन तीनों को अगर हम यहाँ पर मैप में देखें, प्रमुख रूप से जब हम कर्च स्ट्रेट या कर्च जलडमरू मध्य की बात करते हैं तो यह सी ऑफ एजोब और काला सागर के बीच में होता है। तो पहला कथन यहाँ पर सत्य है। दूसरा, अगर हम डोवर जलसंधि या डोवर जलडमरू मध्य की बात करें तो यह प्रमुख रूप से इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में है। दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरे की अगर हम बात करें तो मैसेना जलडमरू मध्य टायरियन सागर और आयनियन सागर के बीच में होता है। इस रूप में अगर हम देखें तो तीनों ही जलडमरू मध्य जो दिए गए हैं वो सही हैं, जिन जिन सागरी क्षेत्रों को इनके द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। इस रूप में तीनों कथन सत्य हैं।
हमारा उत्तर है डी 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हम 2022 में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दे रहे हैं। प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल के वर्षों में वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। अगर हम 2019 के आंकड़े को देखें या कोविड के बाद की स्थितियों में आंकड़ों में देखें तो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें वियतनाम एक रहा है। इस रूप में पहला कथन सत्य है। दूसरा, वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली द्वारा होता है। दूसरा कथन असत्य है, क्योंकि आप ध्यान रखें वियतनाम में एक दलीय व्यवस्था है। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम प्रमुख रूप से सत्ता संचालित करती है और वहां पर कम्युनिस्ट शासन की स्थिति है। इस रूप में अगर आप देखें तो बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली वहां पर नहीं है। तीसरा कथन, वियतनाम का आर्थिक विकास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने से जुड़ा है। अगर हम चीन की बात करें तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का सबसे बड़ा केंद्र रहा है और उसी के कह सकते हैं कि एक छोटे विकल्प के रूप में वियतनाम तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अलग अलग वस्तुओं के जो फैक्ट्रियों में बड़े उत्पादन होते हैं चीन में, उसके वैकल्पिक रूप में जो सस्ते उत्पादन है वो वियतनाम में भी हो रहे हैं। तो इस रूप में अगर हम देखें तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और निर्यात में प्रमुख रूप से वियतनाम तेजी से आगे बढ़ा है। तीसरा कथन सत्य है। चौथा कथन देखते हैं। लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। आप देखें श्रम लागत का कम होना और विनिमय दर अगर वियतनाम में स्थिर रहती है तो इस प्रकार जो भी निवेशक हैं उनको लाभ की स्थितियां बढ़ती हैं। तो इसी कारण से बड़े पैमाने पर आपूर्ति श्रृंखला में वियतनाम का प्रभाव बढ़ा है। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। पांचवा, हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा क्षेत्र वियतनाम में है। यहाँ पर जब हम ई सेवा की प्रमुख रूप से बात करते हैं तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक वियतनाम का ऐसी स्थिति नहीं है। भारत भी इस क्षेत्र में काफी मजबूत रूप में आगे माना जाता है। तो सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा के रूप में वियतनाम है, ऐसा नहीं है। इस आधार पर पांचवा कथन गलत है। तो सत्य कथन है 1, 3 और 4। हमारा उत्तर है सी। दैनिक क्विज के अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करेंगे, जहां पर हम अंतरिक्ष के मलबे के संदर्भ में प्रमुख रूप से बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो चीन के द्वारा अपना जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण किया गया था उसके माध्यम से रॉकेट के जो बचे हुए भाग हैं वो पृथ्वी में अलग अलग क्षेत्रों पर गिरे हैं और नासा के द्वारा एक तरह से चीन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने इस तरह की सूचना को आगे साझा नहीं किया कि इस तरह के अवशेष कहां कहां गिर सकते हैं। इस आधार पर अगर हम देखें तो अंतरिक्ष के मलबे को लेकर जो विवाद की स्थितियां हैं वो पुनः वैश्विक स्तर पर दिखाई पड़ रही हैं। जब भी हम अंतरिक्ष कबाड़ या अंतरिक्ष मलबे की बात करते हैं तो यह मनुष्यों द्वारा छोड़ी गई मशीनरी या मलबे का कोई टुकड़ा हो सकता है जो अंतरिक्ष में एक तरह से पड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो अंतरिक्ष मलबे उपग्रह जैसी बड़ी वस्तुओं को भी संदर्भित कर सकता है जो अपने मिशन के अंत में विफल हो गए या कक्षा में उनको छोड़ दिया गया। यानी अगर उपग्रह एक तरह से काम करना बंद कर देते हैं तो उसी कक्षा में एक तरह से उनको छोड़ दिया जाता है। और साथ साथ आप देखें कि अन्य प्रकार की जो छोटे मलबे होते हैं उनको भी अंतरिक्ष मलबे में ही गिना जाता है। सामान्य तौर पर सुई जैसी छोटी जो वस्तु है अगर इसके आकार का भी अंतरिक्ष मलबा है और वो किसी भी तरह से किसी स्पेसक्राफ्ट से टकराता है तो उसको काफी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अगर हम देखें तो सामान्य तौर पर कोई भी अंतरिक्ष प्रक्षेपण जब किया जाता है तो कोई मलबे का टुकड़ा उसमें से टूटकर निकला या पेंट के टुकड़े भी अगर रॉकेट से गिरते हैं तो वह भी एक तरह से अंतरिक्ष मलबे के रूप में तैरता रहता है अंतरिक्ष में। मनुष्यों द्वारा चंद्रमा पर जो भी अलग अलग मिशन संचालित किए गए हैं उसके कारण चंद्रमा पर भी माना जाता है कि मानव निर्मित इस तरह का अंतरिक्ष मलबा पड़ा हुआ है। सामान्य स्थितियों में अगर अंतरिक्ष में देखें तो अलग अलग देशों के लगभग 2000 सक्रिय उपग्रह संचालित होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो सक्रिय के साथ साथ 3000 ऐसे हैं जो मृत रूप में हैं या ऐसे उपग्रहों का उपयोग नहीं हो रहा है और अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में लगातार गति कर रहे हैं। साथ साथ अंतरिक्ष में लगभग 34,000 अलग अलग टुकड़े हैं जो 10 सेंटीमीटर से बड़े आकार के हैं और लाखों ऐसे छोटे टुकड़े हैं जो 10 सेंटीमीटर से कम आकार के हैं। और इन्हें माना जाता है कि किसी भी एक तरह से अंतरिक्ष मिशन से अगर ये टकराएंगे तो विनाशकारी परिणाम ला सकते हैं। तो इस रूप में अंतरिक्ष मलबे की स्थितियों को नियंत्रित करना किसी भी तरह के आगे भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए काफी आवश्यक है। नासा की अगर हम इस तस्वीर को देखें तो अंतरिक्ष में अलग अलग जो मलबे हैं चाहे सक्रिय रूप में हो जैसे कोई उपग्रह सक्रिय रूप में या निष्क्रिय रूप में उपग्रह या छोटे अलग अलग जो मलबे के कण हैं वो एक तरह से चारों ओर फैले हुए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में अंतरिक्ष का जो मलबा है वो हमारे अंतरिक्ष में वर्तमान में उपस्थित है और इसे अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए भविष्य में एक बड़ा खतरा भी माना जा रहा है। जब हम अंतरिक्ष में मलबों की एक तरह से बात करते हैं तो इसके निर्माण की प्रक्रिया किस रूप में होती है
तो जितने भी आपके अंतरिक्ष कार्यक्रम लॉन्च किए जाते हैं, उनमें लॉन्च करने के बाद जो भी अवशेष के रूप में, चाहे रॉकेट के टुकड़े, रॉकेट से निकला हुआ पेंट, ये सारा एक तरह से मलबे के रूप में होता है। इसी के साथ साथ देखें कि जो भी मलबा एक तरह से अंतरिक्ष में रहता है, जब तक वो वायुमंडल में प्रवेश नहीं करेगा तब तक अंतरिक्ष में मलबे के रूप में उपस्थित रहता है। जब भी कोई अंतरिक्ष मलबा एक तरह से अपनी कक्षा में गति करते हुए अंतिम रूप में वायुमंडल में प्रमुख रूप से प्रवेश करता है, तो वायुमंडल से घर्षण के कारण अत्यधिक तापमान उत्पन्न होता है और माना जाता है कि वह जलकर नष्ट हो जाते हैं। अगर हम पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें, निचली कक्षा की बात करें, तो यहाँ पर जो भी एक तरह से अंतरिक्ष मलबा है वो अंतिम रूप में वातावरण में प्रवेश करके सामान्य तौर पर जल जाता है। लेकिन जब हम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी भी तरह के उपग्रह या मलबे की बात करते हैं, जो सामान्य तौर पर संचार और मौसम उपग्रह के कारण एक तरह से उत्पन्न होता है, क्योंकि इस तरह के उपग्रहों को भू स्थिर कक्षाओं में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है और माना जाता है कि इस तरह का जो मलबा इतनी ऊंचाई पर है, ये सैकड़ों हजारों वर्ष तक पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए उपस्थित वहां पर बने रहते हैं। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो भी एक तरह से उपग्रह स्थापित हैं, माना जाता है कि अगर वो मलबे के रूप में अंत में स्थापित होंगे वहाँ पर, क्योंकि 10 से 15 वर्ष के बाद वो कार्य करना एक तरह से बंद करते हैं और ऐसी स्थिति में ये मलबे इतनी अधिक ऊंचाई पर जो उपस्थित हैं, वो भविष्य के इस प्रकार के जो कार्यक्रम आगे होंगे उनके लिए एक तरह से खतरा बनते हैं। इसी के साथ साथ देखें तो एक नए तरह की प्रक्रिया शुरू हुई है, जहां पर पृथ्वी से मिसाइल के माध्यम से अंतरिक्ष में जो उपग्रह हैं जो उपयोग में अब नहीं है, उनको नष्ट करने की प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं, जिन्हें हम एंटी सैटेलाइट एक तरह से कहते हैं। तो इस तरह के जो प्रयोग हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत के द्वारा किए गए हैं। तो माना जा रहा है कि इस तरह की एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल एक तरह से तंत्र उपयोग हो रहे हैं, उनके माध्यम से अगर उपग्रहों को नष्ट किया जाता है अंतरिक्ष में, इससे हजारों छोटे छोटे टुकड़े उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार का भी एक नवीनतम खतरा है जो नए अंतरिक्ष मलबे के निर्माण के लिए उत्तरदायी माना जा रहा है। अंतरिक्ष में जो भी मलबे का निर्माण हो रहा है उसके संदर्भ में जो खतरे की स्थिति है, इसके बारे में 1978 में ही नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड कैसलर के द्वारा एक तरह से बताया गया था। उन्होंने अपना एक विचार दिया था जिसे कैसलर सिंड्रोम के नाम से जाना गया। उनका यह कहना था कि अगर बड़ी संख्या में अंतरिक्ष में मलबा बढ़ता है तो इससे एक तरह से श्रृंखला प्रतिक्रिया हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं कि चेन रिएक्शन जैसी स्थिति हो सकती है। इस प्रकार एक जो टुकड़ा है वो कई बड़े पैमाने पर जो अंतरिक्ष के मलबों के टुकड़े हैं उनकी संख्या को आगे विस्तारित करेगा। तो ये एक तरह से श्रृंखला अभिक्रिया चलेगी, जिसको कैसलर के द्वारा बताया गया था, जिसको हम कैसलर सिंड्रोम भी कहते हैं। और आज अगर हम देखें तो ये स्थितियां सत्य साबित हो रही हैं जो डोनाल्ड कैसलर ने 1978 में बताई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से इस तरह के प्रयास हैं कि अंतरिक्ष में एक तरह से जो स्थितियां हैं मलबे को लेकर इसको नियंत्रित किया जाए। और इसके लिए अगर हम देखें तो 13 दिसंबर 1958 को एक कार्यालय स्थापित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसको हम बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय कहते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो संकल्प या रिजोल्यूशन था 13 उसके माध्यम से स्थापित किया गया था और कोशिश थी बाहरी अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण स्थितियों को आगे बढ़ाया जाए। 1993 में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स का जो कार्यालय है वो संयुक्त राष्ट्र का जो वेना कार्यालय है वहीं पर स्थानांतरित कर दिया गया। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के इस कार्यालय की बात करें जो बाहरी अंतरिक्ष को एक तरह से शांतिपूर्ण उपयोग के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, उसके द्वारा मलबे के निर्माण की प्रक्रिया और कैसे इसको कम किया जाए इस पर विशेष रूप में ध्यान दिया गया है। इसके लिए आप देखें अलग अलग देश और संगठन की जो समितियां हैं उनमें वैज्ञानिक और तकनीकी उप समिति के माध्यम से अलग अलग जो सूचनाएं होती हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है। इसी आधार पर आप देखें 2007 में अंतरिक्ष में जो मलबा है उसको किस तरह से समाप्त किया जाए, उसके लिए दिशा निर्देश यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स के द्वारा दिए गए और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा भी अनुमोदित किया गया। तो 2007 में ये जो दिशा निर्देश हैं इनको अगर हम देखें तो आदर्श हैं जिस आधार पर अंतरिक्ष में मलबे की स्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने प्रमुख रूप से नेत्र परियोजना के माध्यम से, जिसे इसरो के द्वारा संचालित किया जा रहा है, अंतरिक्ष में मलबों की निगरानी करने का एक प्रयास प्रारंभ किया है। इसे एक तरह से अंतरिक्ष में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में माना गया है। 400 करोड़ की यह परियोजना है। अगर हम नेत्र परियोजना की बात करें यानी नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, इसमें प्रमुख रूप से कार्य यह है कि जो भी अंतरिक्ष में मलबा है उससे भारतीय उपग्रहों को किस रूप में खतरा है और इसके बारे में भविष्य में क्या एक तरह से भविष्यवाणी की जा सकती है इसको रोकने के लिए, वह नेत्र परियोजना में प्रमुख रूप से किया जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो रडार, दूरबीन, डाटा प्रोसेसिंग और एक नियंत्रण केंद्र के माध्यम से अलग अलग जो भी एक तरह से अंतरिक्ष में मलबे हैं
उनका प्रमुख रूप से निगरानी यहाँ पर किया जाता है। और नेत्र परियोजना के माध्यम से इसरो का प्रयास यह है कि 10 सेंटीमीटर जितने छोटे और 3400 किलोमीटर की सीमा तक और लगभग 2000 किलोमीटर की अंतरिक्ष की जो कक्षा है उसकी निगरानी नेत्र परियोजना के माध्यम से की जा सके। यहाँ पर इसरो की तरफ से कोशिश यह है कि पहले हम लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की जो निचली कक्षा है जहाँ पर सामान्य तौर पर रिमोट सेंसिंग दूर संवेदन वाले उपग्रह स्थापित रहते हैं उनकी एक तरह से निगरानी की जाए। आगे चलकर नेत्र का एक तरह से लक्ष्य है कि जो हमारी भू स्थिर कक्षा है जो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है वहां पर भी जो हमारे संचार उपग्रह हैं उनको एक तरह से सुरक्षित कैसे किया जाए, वो मलबे से सुरक्षित रहें, इसकी निगरानी को भी नेत्र में आगे शामिल किया जाएगा। नेत्र परियोजना के माध्यम से जो निगरानी की जा रही है इसमें लेह में एक लंबी दूरी की दूरबीन और उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में एक रडार को स्थापित किया जा रहा है। इसी के साथ साथ मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार जिसे श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थापित किया गया है। साथ साथ अगर हम पोनमुडी और माउंट आबू में देखें तो दूरबीन भी लगाई गई है। तो इन सभी तंत्र के माध्यम से नेत्र परियोजना में प्रमुख रूप से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में जो भी मलबों से नुकसान हो सकता है उसकी निगरानी की जाती है और उसके बारे में भविष्यवाणी की जाती है। यह हमारा 1 अगस्त 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।